Harish Rana is a case of vegetative state. He is in persistent vegetative state. He is not brain dead. तो ब्रेन डेड का मतलब होता है हमारे दिमाग के अंदर एक हमारा सेरेब्रल हेमिस्फेयर होता है जिसमें हमारी कॉन्शियसनेस होती है, हमारी मोटर एक्टिविटी वहां से रेगुलेट होती है। फिर एक हिस्सा होता है ब्रेन स्टेम, जो कि मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जो जीवन की, को रेगुलेट करता है, यानी कि हमारा ब्रीदिंग, हमारा सर्कुलेशन। अगर ब्रेन स्टेम में कोई इरिवर्सिबल डैमेज हो जाए, मान लीजिए पेशेंट को हैमरेजिक स्ट्रोक हो जाए, ब्रेन स्टेम में ब्लीडिंग हो जाए, अंदर कोई ऐसा ट्यूमर है, गांठ है जिसमें कि सूजन बढ़ती जा रही है, कोई भी ऐसा कारण है जिसकी वजह से ब्रेन स्टेम में एक इरिवर्सिबल डैमेज आ गई है, उस केस में पेशेंट का ब्रीथिंग और सर्कुलेशन अपने आप नहीं हो पाएगा और हमें पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। आर्टिफिशियली पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखते हुए हमने सांस देनी पड़ेगी, क्योंकि बिना अगर पेशेंट को ब्रेन स्टेम डिस्फंक्शन है, अगर ब्रीदिंग पेशेंट की ठीक से नहीं हो पा रही है, तो हम पेशेंट को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। अगर ऐसे पेशेंट को आप बिना वेंटिलेटर के रखेंगे तो कुछ ही देर के बाद अपने आप पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि पेशेंट की जी। ब्रीदिंग सर्कुलेशन ठीक से कंट्रोल नहीं हो पाएगी। तो ये हुआ बात ब्रेन डेथ की, है ना, कि अगर मान लीजिए कोई पेशेंट जिसको ब्रेन स्टेम में रिवर्सिबल डैमेज है तो उसे हम वेंटिलेटर सपोर्ट पे रहेंगे। लेकिन जो हरीश राणा का केस है उसमें उसकी ब्रीथिंग और सर्कुलेशन पूरी तरीके से ठीक काम कर रही थी। हरीश राणा वॉज नॉट ब्रेन डेड, ही वॉज इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, यानी कि उसके दिमाग के अंदर इरिवर्सिबल डैमेज हो गया था जिसकी वजह से वो बोल नहीं सकता, चीजों को समझ नहीं सकता, उसके हाथ पैर काम नहीं करते, एंड उसका जो यूरिनरी एंड बॉवल इनकॉन्टिनेंस हो गया था, यानी कि वो अपने आप ये भी नहीं बता सकता है कि मुझे यूरिन पास करना है या मुझे लैट्रिन जाना है। वो अपनी तरफ से कोई भी काम नहीं कर सकता। फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग ही इज डिपेंडेंट ऑन हिज फैमिली। अब हम बात ये आ जाती है कि क्या इस तरह की लाइफ मीनिंगफुल है, और इसी चीज को लेकर यूथनेशिया पर एक बहस चलती है कि एक जी। चीज होगी कि पेशेंट ब्रेन डेड है यानी वेंटिलेटर पर है, उस केस में तो डेफिनेटली हम आगे बात कर सकते हैं कि हाँ, इस पेशेंट को हम विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। हम्म। लेकिन हरीश राणा जैसा पेशेंट जिसमें कि कोई वेंटिलेटर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक फीडिंग ट्यूब है जो कि इसको लगाई हुई है जिससे उसका न्यूट्रिशन जा रहा है, क्या उस केस के लिए हम यूथनेशिया कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली पेशेंट इज नॉट ऑन वेंटिलेटर। तो ऐसे में बहुत ही डिस्कशन के बाद ये बात समझ में आई कि जो फीडिंग ट्यूब हम हरीश राणा को जो लगी हुई थी जिसकी वजह से उसका न्यूट्रिशन जा रहा था, वो भी एक तरह का उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम बन गया है। तो अगर हम इसका ये सपोर्ट सिस्टम हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि शरीर को न्यूट्रिशन ही नहीं पहुंचेगा। इसी बात की बहस को जब कोर्ट ने सुनवाई की और फिर ये बात आगे कोर्ट ने की कि अगर हम फीडिंग ट्यूब को एज अ सपोर्ट सिस्टम मानते हैं तो शायद हम उस सपोर्ट सिस्टम को हटा सकते हैं एंड इस पेशेंट को पैसिव यूथनेशिया के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो हम्म। जब हम यूथनेशिया की बात करते हैं तो जो सवाल पहले आपने किया भी था डॉक्टर विवेक से, तो मैं थोड़ा सा उसमें क्लैरिफिकेशन डालना जी चाहूंगा। जी बिल्कुल। यूथनेशिया दो तरह का होता है, एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया का मतलब है कि हम एक ऐसा एजेंट उस पेशेंट को दे रहे हैं जैसे उस पेशेंट की मृत्यु हो जाए। ऐसे डॉक्टर हमारा काम है पेशेंट की जान बचाना, हम पेशेंट को मार नहीं सकते हैं। पर एक्टिव यूथनेशिया के अंदर हम एक ऐसी मेडिसिन पेशेंट को देते हैं जिससे कि उसकी जान चली जाए, एंड ये प्रोटोकॉल बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। ये एक तरीके से पेनलेस डेथ देने के लिए किया जाता है। चाहे कोई गैस इनहेलेशनल मोड में आप दे सकते हैं, कोई एक इंजेक्शन दे सकते हैं जिससे कि व्यक्ति की मौत हो जाए। एक्टिव यूथनेशिया बहुत ही कम कंट्रीज में अलाउड है। आजकल ऐसे बहुत सारे पॉड्स आ रहे हैं जिसमें कि आप लेटते हैं, उसमें गैस आती है एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स पर्सन कैन डाई। तो इजी पेनलेस डेथ, है ना, इसके लिए कुछ कंट्रीज ने अलाउ कर दिया है एक्टिव यूथनेशिया को। मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज में एक्टिव यूथनेशिया वैलिड नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंडिकेशन। इंडिया में भी एक्टिव यूथनेशिया वैलिड नहीं है। जब अरुणा शॉनबॉक का केस हुआ था तब कोर्ट ने अरुणा शॉनबॉक के केस में तो यूथनेशिया के लिए मना कर दिया था, लेकिन एक बात उन्होंने रखी थी कि अगर आगे ऐसा कोई केस आता है तो हम पैसिव यूथनेशिया के लिए कंसीडर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जब हरीश राणा का केस आया तो पहले कोर्ट ने रिजेक्ट किया, फिर मल्टीपल सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, फिर फाइनली कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया कि ऐसे केसेस में जहां पर हम समझते हैं कि दिमाग के अंदर इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज हो गया है, कोई संभावना नहीं है कि वो व्यक्ति अब अपने आप बोलेगा, अपने आप चलेगा, अपने आप अपने जीवन के सारे काम खुद से करेगा, तो कब तक उस पेशेंट को इस स्टेट के अंदर हम फोर्स फीडिंग करें। क्योंकि ये बात तो हमें समझनी पड़ेगी ना कि वो पेशेंट भले ही अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पा रहा हो, लेकिन हम उसको पेन तो इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं ना। तो अगेन
मतलब दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि पेशेंट को ये जानते हुए कि पेशेंट बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना फीडिंग ट्यूब की जिंदा नहीं रहेगा, तो फिर हम उसको जिंदा क्यों रख रहे हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम किसी की जान नहीं ले सकते एज ए डॉक्टर्स, एंड जान लेना ऊपर वाले के हाथ में है, तो हम कैसे ले सकते हैं। तो दीज आर टू वैलिड पॉइंट ऑफ व्यूज। बहुत ही एथिकल और मोरल डिलेमा है यूथनेशिया के सवाल के ऊपर, और ये दोनों बातें ही कहीं ना कहीं ठीक है। पर अब हम बात करते हैं उनके पेरेंट्स की, कि वो पेरेंट्स पिछले 13 साल से उसकी निस्वार्थ सेवा कर रहे थे। पर उनका भी तो कहीं ना कहीं एक एक पॉइंट आएगा ना, जहां पर वो लोग ये सोचेंगे कि कब तक आखिर हम ऐसा करें, ये जानते हुए भी कि मतलब वो ठीक नहीं हो सकता। ऐसे केसेस में यूजुअली क्या होता है कि इस तरह के पेशेंट जो कि लंबे समय तक बेड बाउंड होते हैं, उनमें बेड सोर्स बन जाते हैं, उनको निमोनिया हो जाता है, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन उनको हो ही जाता है, जिसकी वजह से उन पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। पर हरीश राणा को ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। ये बात प्रूफ है कि उनके पेरेंट्स ने बहुत ही अच्छे से उसकी देखभाल की होगी। तो बिल्कुल। ये कहना कि वो देखभाल नहीं करना चाहते थे, ऐसा नहीं है। जी। ऑब्वियसली वो देखभाल कर रहे थे, तभी वो अभी तक 13 साल तक जिंदा रहा है। लेकिन कब तक वो ऐसा करेंगे, तो इस सवाल के साथ वो कोर्ट के पास गए थे, और फिर कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया के बारे में डिसाइड किया। मैं समराइज करूंगा ओवरऑल बिकॉज इट वाज वेरी थिकनेस इशू। जी। एक्टिव यूथनेसिया जैसे डॉक्टर राव ने बताया, इस जब कोर्ट अलाउ करे कि आप इंजेक्शन देके या कोई ऐसी दवा देके उसको सडन कार्डियक अरेस्ट कर दें एंड द पेशेंट विल डाई। यहाँ पे देखिए, पेशेंट वेजिटेटिव का मतलब है कि हार्ट चल रहा है, हम्म। ब्रेन भी चल रहा है, बट इट इज नॉट ब्रेन डेथ, बट ब्रेन एक्टिविटी है। मैं बात कर रहा था कि ऐसे केसेस भी हम लोग क्या होते हैं जब हम लोग ब्रेन एक्टिविटी जीरो हो जाती है। जब ब्रेन एक्टिविटी जीरो हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग को एक नॉन without any legal hindrances, we can slowly, with the consent of the patient, family, we can slowly take off the life support system. जब ब्रेन डेथ हो चुका होता है, यहाँ पे जब यूथनेसिया की बात होती है, जब ऐसा होता है जब ब्रेन डेथ नहीं हुआ है, ब्रेन इज स्टिल वर्किंग एंड देयर इज ब्रेन एक्टिविटी, ऑल्दो द पेशेंट वेजिटेटिव का मतलब है कि अपने नॉर्मल काम नहीं कर पा रहा है, पहचान भी रहा है कि नहीं रहा है पता नहीं, समझ नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, काम नहीं कर पा रहा है। इस वेजिटेटिव बॉडी मतलब ये है कि बॉडी के ब्रेन फंक्शंस ओवर्टली काम नहीं कर रहे, ओवर्टली मतलब दिख नहीं रहा है कि कुछ काम कर पा रहा है। तो बहुत दिनों तक ऐसा मामला खिंचता है तो फैमिली कई बार यूथनेसिया की तरफ जाते हैं। एक्टिव यूथनेसिया मतलब डायरेक्ट इंजेक्शन सो दैट द कार्डियक एक्टिविटी बिकम जीरो एंड द पेशेंट डाई विद इन फ्यू मिनट्स। पैसिव यूथनेसिया मतलब आप सपोर्ट सिस्टम उसका हटा दें। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो वेंटिलेटर का सपोर्ट कम कर देंगे तो बॉडी के गैस सिस्टम, O2 कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, CO2 बढ़ जाएगा, एजिडोटिक हो जाएगा, स्लोली द पेशेंट द कार्डियक एक्टिविटी विल डो डाउन। फाइनली जो डेथ होगी यूथनेसिया के बाद, वो होगी कार्डियक एक्टिविटी खत्म हो जाएगा, ब्रेन एक्टिविटी हल्की फुल्की चल रही है, जैसे वेजिटेटिव है, ब्रेन डेथ नहीं है, एज कंपेयर कंफर्म बाय द एपनिया टेस्ट, एज कंफर्म बाय EG, एज कंफर्म बाय अदर टेस्ट बाय द न्यूरोलॉजिस्ट, ब्रेन एक्टिविटी जीरो नहीं है। लेकिन कार्डियक एक्टिविटी आपने खत्म कर दी बाय एक्टिव यूथनेसिया और पैसिव यूथनेसिया, तो धीरे धीरे करके होगा। हरीश राणा के केस में जैसे आपने बताया, देखिए व्हेन यू टेक ऑफ ओनली, डॉक्टर राहुल ने जैसा बताया, आई वाज नॉट कंप्लीटली अवेयर ऑफ द केस, ही वाज ओनली ऑन द सपोर्ट ऑफ द फूड सिस्टम। द फूड सिस्टम टेक्स नॉर्मली लॉन्ग टाइम। अगर आप किसी का खाना बंद कर दें तो the patient will not die within few days. It will take still long time to do. So I'm not going to comment on that. मैंने आपको समराइज किया, एक्टिव यूथनेसिया when you inject something and cardiac activity खत्म हो गई, ब्रेन वैसे वेजिटेटिव था। पैसिव यूथनेसिया when you take away the life support system, पैसिव स्लोली लाइफ सपोर्ट में अगर किसी को वेंटिलेटर पे है तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बिकॉज सांस उसकी अपनी उतनी आ ही नहीं पा रही है, तो आपको वेंटिलेटर पे दे रहे हैं तो धीरे धीरे कर खत्म हो जाएगा। जहां तक बात आती है इमोशंस की, बात आती है जिसको ब्रेन डेथ नहीं हुआ है, तो आई ऑलवेज फील कि भगवान के हाथ में उसकी अभी भी वो है। तो वी कैन डिबेट ऑन एंड ऑन, इफ आई वाज सुप्रीम कोर्ट जज परहैप्स आई वुड नॉट हैव given this verdict, but of course considering the family circumstances, 13 years long period, जैसा कि वकील अपने पूर्व न्यायाधीश जी ने बताया कि जब सारे फंक्शन घर के अंदर खत्म होते हैं, द फैमिली इज होपलेस, almost zero, not zero but almost zero. So I think this passive euthanasia can be considered in selected circumstances where it has been ordered, honorable court has given the order कि yes you can go ahead with the passive euthanasia. तो ये बड़ा विषय ऐसा है जो गंभीर है,
देखो हम लोग मृत्यु और जीवन और मृत्यु पुराना डायलॉग है आनंद पिक्चर का, जीवन और मृत्यु तो भगवान के हाथ में होती है। हम लोग तो एक मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, हम लोग कोशिश करते हैं किसी तरह जान बचाने की। और ऐसे बहुत ही पेशेंट हैं हमारे। मैं मुझे आप अगर आप समय दें तो एक पेशेंट का, मैं एमडी कर रहा था लखनऊ में किंग जी। जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में, पेशेंट सडनली केम टू आईसीयू एंड ही कोलैप्स्ड, ही वेंट डाउन। अब उस समय डीसी शॉक की मशीन भी नहीं थी, उतनी ज्यादा डेवलप नहीं था, टॉकिंग ऑफ 91 92। तो हमने पेशेंट सीधा लेटा और मैंने कस के घूंसा मारा। दिस आई थिंक पीपल शुड लर्न, इफ यू डोंट हैव डीसी शॉक, इफ यू कैन रियली थंब ऑन द चेस्ट ऑफ द पेशेंट हु हैज सडन कार्डियक अरेस्ट, मेनी टाइम द पेशेंट विल कम बैक। तो जैसे ही मैंने 2-3 घूंसे उसके छाती पे मारे, दैट वाज वर्किंग लाइक ए डीसी शॉक। तो पेशेंट का कार्डियक एक्टिविटी कम हो गया, वो एकदम चिल्ला के खड़ा तो नहीं हुआ, चिल्लाने लगा, सांस आ गई। तो दीज आर द पेशेंट्स व्हेन वी सेव लाइव्स, वी डू एंजियोप्लास्टी इन द मिडल ऑफ द नाइट, तो हम लाइफ बचाते हैं। लेकिन जब ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो ये थॉट प्रोसेस बनता है यूथनेसिया का, कोर्ट के लिए भी, घर वालों के लिए भी, कि क्या हम इसको लेट द पेशेंट डाई ऑफ पीसफुली एंड गो टू हेवन एंड कम बैक टू अनदर लाइफ। हम तो रीबर्थ में बिलीव करते हैं, हो सकता है कहीं और उसका पुनर्जन्म कहीं और हो गया हो, किसी ह्यूमन फॉर्म में हुआ हो, तो लेट हिम गिव द सोल शुड कम बैक टू अनदर फॉर्म। तो ये एक सोच है, ये करना है। बट मैं आई पर्सनली फील आई एम वेरी मच अगेंस्ट द किलिंग। मैं अपने एक इमोशन और बताना चाहूंगा, आपकी आजाद हो, कि जो नॉन वेजिटेरियन फूड होता है, प्योर वेजिटेरियन टीटोटलर, तो मैं तो कहता हूँ कि हाउ यू कैन किल एनिमल फॉर योर प्लेजर। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नॉन वेज फूड होता है, तो यू ऑफकोर्स यू हैव टू किल एनिमल्स। जब आप व्हेन यू कैन नॉट गिव बिल्कुल। लाइफ, हाउ कैन यू टेक लाइफ? दिस अनदर पार्ट एस्पेक्ट ऑफ वेजिटेरियनिज्म, कि आप जब किसी जानवर को लाइफ दे नहीं सकते हैं, तो अपने प्लेजर खाने के लिए आपको, देखिए यू आर नॉट फॉर लाइफ, आपके सर्वाइवल उसके बिना भी हो सकता है। अगर सर्वाइवल के लिए आप किसी एनिमल को मार रहे हैं, देन इट्स ओके, बट नॉट फॉर सर्वाइवल, फॉर प्लेजर। दिस इज स्टिल अनएथिकल टू किल एनिमल फॉर योर प्लेजर ऑफ टेकिंग फूड। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो मैं सोचूंगा आपको आपके बिल्कुल माध्यम से बिल्कुल दिल की बात बोलना चाहता हूँ इस बारे में। विवेक जी। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, दिल की हम्म। बात ज्यादा बोलता हूँ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.